अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ़सद। पिछली वीडियो में हमने फ़सद के बारे में पढ़ लिया था, उसके इंट्रोडक्शन और उसके जो है इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी चाहिए और उसका सही वक्त क्या है और उसका तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे जो इन सीज़न करते हैं, तो इन सीज़न के लिहाज से जो है इसकी दो अक़साम हैं। पहले है फ़सद ज़ैक यानी तंग फ़सद, और फ़सद वासे यानी कुशादा चौड़ी या फ़राख फ़सद। ठीक है, इसमें जो फ़सद ज़ैक होती है, इसमें जो है शगाफ़ जो है छोटा शगाफ़ दिया जाता है। शगाफ़ जो है छोटा दिया जाता है। अब जब शगाफ़ छोटा दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि खून कम खारिज होगा, खून कम खारिज होगा, और खून कम खारिज होगा, बदन की क़ुव्वत भी कम ज़ाया होगी, बदन की क़ुव्वत भी कम ज़ाया होगी। कम ज़ाया मतलब बर्बाद होगी। और इसमें कमी या खामी क्या होती है, इस तंग फ़सद करने से कमी ये होती है कि जो खून का रकीक मादा होता है वो तो निकल जाता है, लेकिन कसीफ़ और भारी जो जुज़ होते हैं वो खारिज नहीं हो पाते हैं। तो इसकी खामी हम देख लेते हैं कि खामी क्या है। खामी इसकी जो है कि खून का रकीक मादा निकल जाता है, खून का रकीक मादा निकल जाता है, लेकिन जो कसीफ़ या भारी जुज़ होते हैं वो खारिज नहीं हो पाते हैं। कसीफ़ मादा खारिज नहीं हो पाता। और अब इसमें फ़सद वासे या कुशादा फ़सद कब करते हैं, इसमें जो है सबसे पहले ये है कि शगाफ़ जो है इसमें बड़ा होना चाहिए। शगाफ़ बड़ा होता है, और जब शगाफ़ बड़ा होगा तो खून ज़्यादा मिक़दार में खारिज होगा, खून ज़्यादा मिक़दार में खारिज होगा। खून ज़्यादा मिक़दार में खारिज होगा तो कभी कभी इसकी जो खामी है वो कमी ये हो सकती है कि उसकी वजह से गशी तारी हो सकती है। गशी, ये कमी है इसकी, गैरी हो सकती है। कैसे लोगों में ये करना चाहिए, ये कवि लोगों में करना चाहिए, कवि लोगों में करना चाहिए, कवि लोगों में करना चाहिए। कैसे लोगों में करना चाहिए, कवि लोगों में करना चाहिए। और फासिद गलीज़ मादा होगा तब करना चाहिए, फासिद गलीज़ मादा हो तब करना चाहिए। और सौदावी ख़राब मादा हो तब करना चाहिए। और जो तंग फ़सद कब खोलेंगे, जैसे कमज़ोर दुबले पतले लोगों में जो है तंग फ़सद, कमज़ोर दुबले पतले जो होते हैं, दुबले पतले लागर लोग, उसमें जो है तंग फ़सद खोली जाती है, या एमाला मवाद के लिए खोली जाती है, या कभी नफ्सुद्दम की कंडीशन में खोली जाती है। और नक्सीर यानी कि एपिस्टेक्सिस में खोली जाती है। नफ्सुद्दम हेमोप्टाइसिस या नक्सीर की कंडीशन में खोली जाती हैं। नक्सीर एपिस्टेक्सिस को बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस, इसको रुआफ भी बोला जाता है। तो जो इसकी अक़साम है, शगाफ़ के लिहाज से इसकी दो अक़साम होती है, फ़सद ज़ैक यानी तंग फ़सद, और कुशादा फ़सद, फ़सद वासे बोलते हैं। तो तंग फ़सद कब खोलते हैं, तंग फ़सद में क्या होता है कि छोटा शगाफ़ दिया जाता है जिसमें खून कम खारिज होता है, बदन की क़ुव्वत भी कम ज़ाया होती है, और जो है इसमें कमी या खामी क्या रह जाती है कि कमी ये है कि खून का जो रकीक मादा है, पतला जो मादा है वो निकल जाता है, लेकिन कसीफ़ मादा खारिज नहीं हो पाता। ये इसकी जो है तंग फ़सद की कमी है। और तंग फ़सद कब करते हैं, कमज़ोर दुबले पतले लोगों में करते हैं, एमाला मवाद के लिए करते हैं, नफ्सुद्दम में करते हैं, एपिस्टेक्सिस में करते हैं। और फ़सद वासे या कुशादा यानी चौड़ा, इसमें शगाफ़ दिया जाता है, ज़्यादा कट किया जाता है। ज़्यादा कट करने से क्या होगा, खून की मिक़दार ज़्यादा खारिज होगी, और जब खून की मिक़दार ज़्यादा खारिज होगी तो क्या हो सकता है, कभी कभी गशी तारी हो सकती है। इसकी खामी जो ये है कि इसमें गशी तारी हो सकती है। और कब करना चाहिए, ये कवि लोगों में करना चाहिए, या फासिद और गलीज़ मादा है तो उसमें करना चाहिए, या सौदावी या ख़राब मादा हो तो उसमें जो है कुशादा फ़सद खोलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फ़सद की जो है मशहूर वरीद, कौन कौन सी जो है इसकी जो है वरीद हैं, उसको देखेंगे हम। फ़सद की मशहूर वरीद,
फसद की इंडिकेशन हम नहीं पढ़ेंगे, साथ में यहीं पे वरीद जो जो वरीद पढ़ेंगे साथ में उसकी इंडिकेशंस भी पढ़ लेंगे कि कौन सी वरीद के को खोलने से कौन से बीमारी में कौन सी वरीद खोली जाती है, ये यहाँ पे हम देख लेंगे। फसद की मशहूर वरीदें, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, इसका नाम देखेंगे, कौन सी वरीद है उसका नाम क्या है। तो बासलीक, सबसे पहले हम देखेंगे बासलीक, इसको बेसैलिक वेन भी बोलते हैं, बेसैलिक वेन। अब इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन और इंडिकेशन, यानी कि बेसैलिक वेन के इंडिकेशंस, बेसैलिक वेन खोलने से कौन कौन सी बीमारी सही होगी हम यहीं पे देख लेंगे। तो इसके जो है ये वरीद कोहनी के जोड़ के करीब कलाई में अंदरूनी जानिब होती है, कोहनी के जोड़ के करीब कलाई में अंदरूनी जानिब होती है, अंदरूनी जानिब होती है। इसको जो है शूर बदन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शूर बदन, शूर बदन भी कहते हैं। ठीक, इसके इंडिकेशंस हम देख लेते हैं कि कब कब जो है बेसैलिक वेन खोलना चाहिए, इसकी फसद कब कब करनी चाहिए, इंडिकेशन है। तो प्लेवरेसी के में करना चाहिए, प्लेवरेसी, हेपेटाइटिस, प्लेवरेसिस जातुल जुनूब को बोलते हैं, वर्म जिगर, हेपेटाइटिस, वर्म तिहाल, स्प्लीनाइटिस और वर्म मकत, प्रोक्टाइटिस, प्रोक्टाइटिस और वर्म रहम, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, जातुल जुनूब प्लेवराइसी, वर्म जिगर, हेपेटाइटिस, स्प्लीनाइटिस वर्म तिहाल को बोला जाता है, प्रोक्टाइटिस वर्म मक़ात को बोला जाता है और एंडोमेट्राइटिस जो होता है वर्म रहम को बोला जाता है। फर्स्ट हमने इसकी वरीद देख ली, दूसरी वरीद हम देखेंगे सेफेलिक वेन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैफाल, सेफेलिक वेन को हम बोलते हैं कैफाल, सेफेलिक वेन। तो इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी, ये वरीद कोहनी के जोड़ के करीब कलाई में बैरूनी जानिब होती है, बेसैलिक अंदरूनी जानिब थी और ये बैरूनी जानिब होती है, कोहनी के जोड़ के कोहनी के जोड़ के करीब कलाई में बैरूनी जानिब होती है, बैरूनी जानिब होती है। इसको सरारू कहते हैं, सरारू, सरारू इसलिए कहते हैं कि सर और चेहरे की वरिश से खून का अखराज होता है, सर और चेहरे की वरिश से जो है खून का अखराज होने की वजह से इसको सरारू भी कहते हैं, सरारू। और इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इंडिकेशंस देख लेते हैं। इसमें जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, मस्कुलर पेन, ओटेल्जिया, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, सरसामे दमवी, मस्कुलर पेन, अजलाती दर्द, मस्कुलर पेन, ओटेल्जिया, इसको दर्दगोश भी बोलते हैं, दर्दगोश, दर्दगोश, डिप्थीरिया, खन्नाक, डिप्थीरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें तीसरी वेन जिसका नाम है अकहल। अकहल होती है मीडियन कुबोइटल वेन, मीडियन कुबोइटल वेन, मीडियन कुबोइटल वेन।
इसकी लोकेशन क्या क्या है? लोकेशन ये वृत्त कोहनी के जोड़ के सामने होती है, कोहनी के जोड़ के सामने होती है। इसको जो है इंदाम कहा जाता है, इंदाम भी कहते हैं। और जो है इंडिकेशंस इसके क्या हैं? इंडिकेशन गर्दन और सर के अमराज में, अकहल जो है गर्दन और सर के अमराज में इसको खोला जाता है, मीडियन को वाइटल वेन को सर के अमराज में। चौथी हम देखेंगे हब्लुज़ेरा, हब्लुज़ेरा इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ सेफेलिक वेन, ब्रांच ऑफ सेफेलिक वेन। ब्रांच ऑफ सेफेलिक वेन इसकी लोकेशन क्या है? कलाई के जोड़ पर बैरूनी जानिब होती हैं, कलाई के जोड़ पर बैरूनी जानिब होती हैं, बैरूनी जानिब होती हैं। ये किसकी? सेफेलिक वेन की जो है शाख होती है, ये कैफाल की शाख होती है, कैफाल की शाख होती है, शाख मतलब ब्रांच होती है। इसमें इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन सेम ऊपर वाला है, अकहल में जो है गर्दन और सर के अमराज में ये भी गोली जाती है, गर्दन और सर के अमराज में। नेक्स्ट हम पांचवी देखेंगे, कौन सी वेन है? अबती एक्सिलरी वेन, 5 नंबर है अबती एक्सिलरी वेन। इसकी लोकेशन क्या है? यह बिसेलिक के बगल के सामने और कोहनी के बैरूनी जानिब वाक़ होती है, और कोहनी के बैरूनी जानिब वाक़ होती है। इसका इंडिकेशंस क्या हैं? चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द, नेक पेन गर्दन का दर्द, और लास्ट रिब इन्फ्लेमेशन मिशन में एक्सिलरी वेन का जो है इसकी जो है फसद की जाती है। नेक्स्ट हमारी जो है छठवीं वेन है असीलम, साल्विटेल्ला वेन बोलते हैं इसको, साल्विटेल्ला वेन। इसको थर्ड डार्सल मेटाकार्पल वेन भी कहते हैं, थर्ड डार्सल मेटाकार्पल वेन। लोकेशन हाथ की छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली के माबैन होती है, हाथ की छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली के माबैन होती है, साथ वाली उंगली के माबैन होती है।
माबैन होती है। इसको बेखतर रग कहते हैं। बेखतर बेखतर रग भी इसको कहा जाता है। इंडिकेशंस देखेंगे, इसके इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशन अगर इसमें जो है राइट हैंड में है, राइट हैंड के अगर वेन को जो है खोलते हैं तो ये लीवर डिजीज के लिए जो है राइट हैंड की फसद करते हैं। लीवर डिजीज, अमराज जिगर। और लेफ्ट हैंड में जब इस वेन को खोलेंगे तो उसका मकसद होगा वर्म तिहाल को कम करना या बवासीर को, स्प्लेनाइटिस और पाइल्स। नेक्स्ट 7वें नंबर की हम वेन देखेंगे। 7 नंबर की वेन सिफेनस वेन, अर्कसाफिन बोलते हैं इसको, सिफेनस वेन। लोकेशन इसकी क्या है, ये पिंडली और अंदरूनी टखने पर होती है। पिंडली और अंदरूनी टखने पर होती है। पाँव की पुष्ट पर मतलब पिछली साइड में पुष्ट पर चंद शाखाओं में तकसीम हो जाती है, मतलब ये ब्रांच में बढ़ जाती है, चंद शाखाओं में तकसीम हो जाती है। और इसका जो है हम इंडिकेट, इसको महफूज रग भी बोलते हैं। महफूज रग इसको बोलते हैं। इंडिकेशंस क्या हैं इसके, बैक पेन के लिए करते हैं, मतलब पुश्त में दर्द। पॉलीनेफ्राइटिस यानी वर्मगुर्दा के लिए करते हैं, पॉलीनेफ्राइटिस। एमिनोरिया, एहतबास हैज, एमिनोरिया। और आर्थराइटिस के लिए करते हैं, वजहुल मफासिल, आर्थराइटिस के लिए करते हैं। बैक पेन के लिए पॉलीनेफ्राइटिस यानी वर्मगुर्दा के लिए, आर्थराइटिस यानी वजहुल मफासिल के लिए, और एमिनोरिया यानी कि एहतबास हैज के लिए करते हैं। 7 अरुक हो गई। 8वीं पढ़ रहे हैं, अर्कुन्निसा यानी शैटिका, अर्कुन्निसा, शैटिका वेन, शैटिक वेन, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कमर से शुरू होती है, ये कमर से शुरू होती है, कमर से शुरू होती है और फिर टखने के बैरूनी जानिब इसकी फसद खोली जाती है, और फिर टखने के बैरूनी जानिब इसकी फसद खोली जाती है, इसकी फसद खोली जाती है। ये कमर से शुरू होती है, टखने के बैरूनी जानिब इसकी जो है फसद खोली जाती है। इंडिकेशंस क्या हैं इसके, इंडिकेशंस शैटिका में खोली जाती हैं, अर्कुन्निसा उसका शैटिक पेन होता है। और वेरिकोज वेन में, वेरिकोज
वेरिकोज वेन होता है तब खुली जाती है, इसको दवाली बोलते हैं, दवाली, वेरिकोज वेन को दवाली बोलते हैं। गाउट, गाउट नुक्रस बोलते हैं इसको, और दवार वर्टिगो में इनकी अर्कुन्नेसा यानी शैटिक वेन का जो है फसद की जाती है। नेक्स्ट हमारा है आठवीं वेन के बारे में हम देख रहे हैं। आठवीं कौन सी है? अर्क माबिज रुकबा, अर्क माबिज रुकबा, इसको पॉप्लिटियल वेन बोलते हैं, पॉप्लिटियल वेन। लोकेशन कहाँ है इसकी? शिकम का ज़ेरी हिस्सा, का ज़ेरी हिस्सा। इंडिकेशंस, हैज़ कैमरास, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कैमरास, और बवासीर में जो है पॉप्लेटियन वेन को खोला जाता है। नेक्स्ट अर्कुल जुब्बा, 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 अर्कुल जुब्बा क्या होता है? फ्रंटल वेन, फ्रंटल वेन। लोकेशन इसके क्या है? सर या हेड। इंडिकेशंस क्या हैं इसके? हेडेक, सर दर्द। आंसू चश्मे यानी कंजक्टिवाइटिस की बात कर रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट 10वें नंबर पे अर्क़े अर्कुल या फ़ौक़, अर्कुल या फ़ौक़, प्राइटल वेन, प्राइटल वेन को बोलते हैं अर्कुल या फ़ौक़। लोकेशन हेड ही है, हेड। इंडिकेशंस क्या है इसके? माइग्रेन, माइग्रेन को शकीका बोला जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर की जो हमारी वेन है, 11 नंबर की अर्कुस सदगैन, टेम्पोरल वेन, अर्कुस सदगैन, सदगैन, टेम्पोरल वेन। टेम्पोरल वेन की लोकेशन क्या है? टेम्पोरल वेन की लोकेशन सर, हेड, और इसके इंडिकेशन नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवाइटिस, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद 12 नंबर, 12 नंबर पे क्या है? जुगुलर वेन, अर्क दराजैन, जुगुलर वेन। लोकेशन चेस्ट होगा, सीना या चेस्ट। इसका इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशन अस्थमा हो गया, अस्थमा, उसको दमा बोलते हैं, दमा। ब्रोंकाइटिस, इल्तिहाब शोबतुर्रिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस।
प्लूराइटिस, प्लूरेसी, निमोनिया, निमोनिया और डिस्निया, डिस्निया। नेक्स्ट है हमारा 13 अर्कशफ़तैन, शफ़तैन जिसको बोलते हैं लेबियल वेन, लेबियल वेन। इसकी लोकेशन माउथ, इंडिकेशंस क्या हैं? स्टोमेटाइटिस या माउथ अल्सर, ये हो गई। हमने 13 वेन जो है खास वेन को पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फसद के बाद के जो इंडिकेशन तो साथ में हो गए हैं, लेकिन फसद के बाद के जो कुछ अहकाम है उसको हमें जान लेना ज़रूरी है, कौन कौन से अहकाम हैं। तो फसद के बाद के अहकाम, फसद करने के बाद क्या हुक्म है इसके बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे फसद करने के बाद मरीज़ का जो है वाइटल स्टेटस जो है, वाइटल डाटा पूरा कंप्लीट चेक करते रहना चाहिए। मरीज़ को सुकून से लेटे रहने की हिदायत देनी चाहिए, सुकून से लेटे रहने के लिए कहना चाहिए, सुकून से लेटे रहने के लिए कहना चाहिए। फसद करने के फ़ौरन बाद मरीज़ को सोने नहीं देना चाहिए, बल्कि 6 घंटे के बाद सोने देना चाहिए। फसद के 6 घंटे के बाद सोना चाहिए, 6 घंटे के बाद सोना चाहिए, और फसद की वजह से अगर बुखार पैदा हो जाए तो दोबारा फसद को खोलना चाहिए। फसद के बाद जो है कुछ रोज़ तक जो है ज़ोर हज़म ग़िज़ा देनी चाहिए, और जो है ग़िज़ा को जो है कम करके देनी चाहिए। ज़ोर हज़म ग़िज़ा देनी चाहिए, ज़ोर हज़म ग़िज़ा देनी चाहिए, और ग़िज़ा कम करके खाना चाहिए। तो इसके जो है फसद के बाद के जो है अहकाम है कि फसद करने के बाद जो है वाइटल स्टेटस हमें पूरी तरीके से चेक करना चाहिए, जैसे नब्ज़ है, हरारत है और जो है उसकी रेस्पिरेशन रेट क्या है, सारी चीज़ें जो है चेक करते रहना चाहिए। और जो है मरीज़ को जो है सुकून से लेटने के लिए कहना चाहिए, और फसद करने के 6 घंटे के बाद ही मरीज़ को सोने देना चाहिए, फौरी तौर पे नहीं सोने देना चाहिए। और कुछ दिनों तक जो है उसको ज़ोर हज़म ग़िज़ा देनी चाहिए, और ग़िज़ा कम करके देनी चाहिए, एक बार में बहुत ज़्यादा ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए। और इसके बाद हम जो है इसके इंडिकेशंस तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिकेशन साथ में जो है हमने वेन के पढ़ लिया है। इसके बाद हम इसके जो है ममनुआत कंट्राइंडिकेशंस देखेंगे। ममनुआत कंट्राइंडिकेशन, इसकी मनाही क्या है, कब ये मना है। जैसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलिक पेन, और गर्म मिजाज के लोगों में नहीं करना चाहिए, गर्म मिजाज के लोगों में नहीं करना चाहिए। ये प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, एनीमिया के पेशेंट में नहीं करना चाहिए, कमज़ोर जो लागर लोग हैं, लागर कमज़ोर में नहीं करना चाहिए, और सख्त गर्मी अगर हो, सख्त गर्मी या सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो इस कंडीशन में भी नहीं करना चाहिए। असहाल में नहीं करना चाहिए, और ज़ोफ़े मैदा व जिगर में नहीं करना चाहिए, ज़ोफ़े
मैदा व जिगर। ये इसके कंट्राइंडिकेशन है कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी दायमी कब्ज इसको बोला जाता है, दायमी कब्ज, कोलिक पेन, इसको कोलंज बोलते हैं, कोलंज। गर्म मिजाज के लोगों में प्रेगनेंसी, हमल, एनीमिया, फखरुद्दम, लागर, सख्त गर्मी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इस कंडीशन में जो है फसद नहीं करना चाहिए। ज़ोफ़े मैदा में नहीं करना चाहिए, ज़ोफ़े जिगर में नहीं करना चाहिए। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन, हवारिजात, नज़फुद्दम, सीवियर हिमरेज, सदमा, शॉक लग सकता है, शॉक, गंगराना, गैंग्रीन पैदा हो सकती है। ये फसद थेरेपी पूरी कंप्लीट हुई और बहुत सारे जो है वेन जैसे हमने छोड़ दिए, बुक में दे रखा है, आप लोग पढ़ना चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन हमने जो है इसके मशहूर वरीद में हमने सारा देख लिया है। थैंक यू।